हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आज स्टार्ट करने वाले हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2। और इस चैप्टर में हम करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर पार्ट 2 में हम जो करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस करेंगे। और ये जो चैप्टर है द कोल्ड वॉर इरा, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से कोल्ड वॉर की क्या होती है, शुरुआत होती है। और ये जो आज का जो पार्ट 2 है, जो टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, ठीक है। और मुख्य तौर पे इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, क्या रीज़न था, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को लेके, तो जो मुख्य देश इसमें माना जाता है वो आपका माना जाता है दोस्तों क्यूबा माना जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, और तो सेकेंड वर्ल्ड वार की एंडिंग के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार जैसी स्थितियां तैयार हो गई। और यह कोल्ड वार का जो पीरियड है वो आपका 1945 से लेके 1990 तक का माना जाता है। और इसी के दौरान कई तरह की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जो कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती थी, या फिर एक फुल स्केल न्यूक्लियर वार के तौर पे माना जा सकता था। उन्हीं में से ही एक टॉपिक था आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। अभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था देखिए, और ये स्टार्ट क्यों हुआ। ये स्टार्ट हुआ आपके क्यूबा नेशंस के वजह से। वैसे देखा जाए जो क्यूबा जो नेशन है एक क्या है, स्मॉल आइलैंड नेशन है। जो क्यूबा क्या है दोस्तों, एक स्मॉल आइलैंड नेशन है। और अगर हम इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो वो एक अमेरिकी कोस्ट के पास पड़ता है, ठीक है। और जहाँ के प्रेसिडेंट थे, यहाँ के प्रेसिडेंट थे फिडल कैस्ट्रो। तो जो क्यूबा है, क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड नेशन है, ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, फिडल कैस्ट्रो थे। और अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ यूएसएसआर। जो क्यूबा जो देश है वो मित्र देश है किसका, यूएसएसआर का, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो क्यूबा है, कहने को तो वो यूएसए के कोस्टल एरिया में पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो मित्रता है, इसके जो रिलेशंस है वो यूएसएसआर के साथ काफ़ी अच्छे माने गए हैं, ठीक है। और आमतौर पे अच्छे माने भी जाते हैं, क्यों, क्योंकि दो कारण इसके। पहला, जो यूएसएसआर है इसको फाइनेंशियल मदद करता था, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक भी मदद करता था, डिप्लोमेटिक एड करता था, जिस वजह से जो क्यूबा के रिलेशंस थे सोवियत यूनियन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्या माने गए, अच्छे भी माने गए हैं। और अमेरिका के साथ इसके रिलेशन ख़राब होने का यह भी कारण है, क्योंकि जो क्यूबा में जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट थी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे थी। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने की कोशिश करी थी। लेकिन इस कोशिश में कहीं ना कहीं यूएसए क्या था, नाकाम साबित हो गया था, फेल हो गया था। बाद में क्यूबा के मदद के लिए यूएसएसआर आगे बढ़ के आया था। तो इस वजह से हम यह भी मान सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से भी क्यूबा के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे यूएसएसआर के साथ, ठीक है। अब हम बात करें कि आखिरकार यह मिसाइल क्राइसिस के रूप में ये कैसे बदल गया, ठीक है। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की बात करें, ठीक है, तो उस समय जो सोवियत यूनियन के जो लीडर थे, उनका नाम था निकिता ख्रुश्चेवा। यानी सोवियत यूनियन के उस समय में जो लीडर थे उनका नाम क्या था, निकिता ख्रुश्चेवा। और जैसा कि आपको पता है कि जो सोवियत यानी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लगातार कोल्ड वॉर चल रहे थे, ठीक है। और स्थितियां ऐसी थी, ठीक है, कि कभी भी एक फुल फ्लेज वार हो सकता था, ठीक है। इस वजह से दोनों ही देश एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। युद्ध जैसी स्थितियां इनमें हमेशा उत्पन्न होती रहती थी। तो जो यूएसएसआर के जो लीडर थे जिनका नाम था निकिता ख्रुश्चेवा,
उनको लगता था कि अगर कभी वार जैसी स्थिति हो जाती है या फिर वार हो जाते हैं तो शायद यहाँ से अमेरिका के ऊपर अटैक करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से मिसाइल रेंज अपनी छोड़ता है तो शायद ही अमेरिका के कुछ क्षेत्र को क्या हो सके, नुकसान हो सके, डिस्ट्रक्शन हो सके। लेकिन अमेरिका के पास प्लस पॉइंट ये था कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन को क्रॉस करके वो करीब करीब इस वाले क्षेत्र तक पहुंच सकता था, जो कि एक अच्छी रेंज के साथ रसिया पे क्या कर सकता था, अटैक कर सकता था। और रसिया के साथ प्रॉब्लम यह भी थी कि ठंड के समय में इसका जो ऊपरी वाला जो क्षेत्र है वो बर्फ़ से जम जाया करता था। तो इस वजह से इसके लिए यहाँ से अटैक करना, इसके नेवी सिस्टम को अटैक करना थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, दिक्कतें था। तो उसको लगा, सोवियत यूनियन को ये लगा कि अगर वो क्यूबा को अपना रसियन बेस बना दे, इट मीन्स रसियन बेस सेंटर बना दे, तो क्यूबा से अमेरिका पे अटैक करना थोड़ा सा क्या रहेगा, आसान रहेगा। और विथिन अ शॉर्ट टाइम पीरियड डबल सिटीज़ हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर को लगा कि अगर मैं क्यूबा को अब क्या बना दिया जाए, एक तरह से रसियन बेस बना दिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि क्यूबा से अगर हम क्यूबा को अपना रसियन बेस बना देंगे तो यूएसए के ऊपर एक समय में डबल नंबर ऑफ सिटीज़ को क्या किया जा सकेगा, टारगेट किया जा सकेगा और आसानी से यूएसए को क्या किया जा सकेगा, दबाया जा सकेगा, ठीक है। तो इस पर्पज़ से सोवियत यूनियन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी सारी मिसाइल रेंजेस कहाँ पे पुट करना शुरू कर दिया, क्यूबा में पुट करना शुरू कर दिया। इट मीन्स अपने सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियर बेस वगैरह थे वो सब कुछ कहाँ भेजना शुरू कर दिया, एक तरह से हम कह सकते हैं कहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, आपका क्यूबा की ओर भेजना शुरू कर दिया। और एक तरह से क्यूबा को अपना एक रसियन बेस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर 3 वीक्स, इट मीन आफ्टर 3 वीक अमेरिकन्स क्या हो गए, अवेयर हो गए। 3 हफ्ते बाद अमेरिकन्स को पता चला कि यूएसएसआर जो है उसकी जो गतिविधियां हैं वो कुछ ठीक नहीं चल रही हैं यूएसए को लेके। और पता ऐसे भी चला कि जो क्यूबा था, जो एक अमेरिकन स्पाई एरोप्लेन था, अमेरिकन स्पाई जो प्लेन था वो क्यूबा के काफ़ी ऊंचाई से क्या हो रहा था, गुजर रहा था, ठीक है। और जो उस प्लेन का जो रडार था उसने नोटिस करा, यानी क्यूबा के जियोग्राफिकल लोकेशन के आसपास उसने नोटिस करा कि वहाँ से ये नोटिस करा कि भाई जो क्यूबा है, क्यूबा के कुछ क्षेत्रों में मीडियम रेंज ऑफ रसियन मिसाइल्स क्या हो रखे हैं, पुट किए गए हैं। यानी अमेरिका का जो स्पाई प्लेन था उसने नोटिस करा कि क्यूबा के कुछ क्षेत्रों में मीडियम रेंज की रसियन मिसाइल्स क्या किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, पुट किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क में आपके अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में, ठीक है, आपके दुश्मन देश के जहाज़ के बेड़े हों, ठीक है, मिसाइल्स वेपन्स तैनात हों, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं वो एक खतरे की घंटी थी। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति को पता चला, ठीक है। और उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, जॉन एफ कैनेडी था। तो यह बात किसको बताई गई, जॉन एफ कैनेडी को बताई गई कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि भाई मतलब इस तरह की सिचुएशंस कैसे अराइज हो सकती है।
तो जॉन एफ कैनेडी ने जो इमरजेंसी जो मीटिंग बनाई, तो वहाँ की जो अमेरिका की जो नेवी जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला कि हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए और हमें क्यूबा पे क्या कर देना चाहिए, हमला कर देना चाहिए। अदरवाइज़ जो यूएसएसआर है यानी सोवियत यूनियन है, वो अपने प्लान में सक्सेस हो गया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को यहाँ से वो घेर के हमारे ऊपर पूरी तरह से न्यूक्लियर मिसाइल वार कर सकता है, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं ना कि जो आर्मी थी, ठीक है, तो फाइनल डिसीजन तो राष्ट्रपति को लेना था। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और उन्होंने बोला कि अभी क्विक डिसीजन लेना शायद ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, बेहतर यही रहेगा कि हम क्यूबा को पूरी तरह से क्या कर दें, नेवल क्वारंटाइन कर दिया जाए। यानी क्यूबा को क्या कर दिया जाए, नेवल क्वारंटाइन कर दिया जाए। अब ये नेवल क्वारंटाइन क्या होता है और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? देखिए, नेवल क्वारंटाइन से आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेवल क्वारंटाइन मतलब जो क्यूबा है इसके चारों ओर अब अमेरिका ने क्या कर दिया, अपने सारे एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिकन सबमरीन्स लगा दिए गए, इसके ऊपर नज़रबंदी कर दिया गया और जहाज़ों से इसको क्या करवा दिया गया, घेराबंदी करवा दिया। और नेवल क्वारंटाइन का सीधा सा मतलब था कि जो इस बीच में जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पड़ता है, वहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री पे थोड़ी सी क्या लगा दिया गया, इसके द्वारा रोक लगा दिया। और इस दौरान जितने भी जहाज़ आते थे इस तरफ वाले देशों में, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार होता था, ठीक है, वो सब तो चल रहे थे, लेकिन कई तरह के जहाज़ों पे क्या थी, पाबंदी थी। इट मीन्स जैसे इमरजेंसी गुड्स हैं, सामान है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक देश से दूसरे देशों में आवागमन हो रहा था, लेकिन उन जहाज़ों पे रोक लगाई जा रही थी जिन जहाज़ों से या जिन शिप से वीपन्स, हथियार, ठीक है, इन सभी को इधर से इधर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उन पे रोक लगाया जा रहा था, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स को तो परमिशन दिया जा रहा था, लेकिन जो इमरजेंसी से रिलेटेड गुड्स थे, जैसे वीपन्स, आर्म्स से रिलेटेड जो मिसाइली रेंज वाली जो चीज़ें थी, इन सभी पे इंटरनेशनल बाउंड्री पे ही अमेरिका ने क्या कर दिया, नोवल क्वारंटाइन लगा दिया। जिस वजह से इस बात का बुरा किसको लगा, सोवियत यूनियन के लीडर जिनका नाम क्या था, निकिता क्रुश्चेवा था। उन्होंने बोला कि उनकी ओर से ये बयान आया कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री पे नेवल क्वारंटाइन अमेरिका ने जो लगाया है, ये अपने आप में एक तरह से एक्ट ऑफ वार को दर्शाता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये सीधी चुनौती है, किसको लेके, वार को लेके, ठीक है। और इस वजह से सोवियत यूनियन ने अपने रशियन सबमरीन को क्या कर दिया, यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि जो रशियन सबमरीन था वो किसकी ओर मूव कर दिया, अंदर ही अंदर अमेरिका की ओर भेजना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब रशियन सबमरीन को अमेरिका की ओर भेजा जा रहा था, तो अमेरिकन जो स्पाई जो प्लेन थे, ठीक है, वो रशियन सबमरीन के ऊपर क्या किया गया, एक तरह से चेतावनी के तौर पे इसके ऊपर क्या किया गया, अटैक किया गया। यह वार्निंग दिया गया कि भाई आप जो सबमरीन जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, नेवल क्वारंटाइन जो क्षेत्र को जो क्या कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, आप सरफेस पे आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यानी आइडेंटिफिकेशन कराइए कि इस सबमरीन में कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह के यहाँ पे मतलब गुड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अंदर बैठे ऑफिसर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये किस तरह का मतलब हमारे ऊपर क्या किया गया, अटैक किया गया। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक फुल न्यूक्लियर वार की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो आम तौर पे जो रशियन सबमरीन था उसमें 3 कमांडर्स ऑफिसर थे। तो उनमें क्या होता है कि जो 3 कमांडर्स ऑफिसर थे उन्होंने डिसीजन लिया ये कि अब हमें न्यूक्लियर यहाँ से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह जो रशियन सबमरीन था ये पूरी तरह से मिसाइल से क्या था, लेस था, यानी पूरी तरह से क्या था, न्यूक्लियर मिसाइल से पूरी तरह से लेस था। तो 2 ऑफिसर्स ने क्लियर कर दिया कि अब हम न्यूक्लियर मिसाइल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, किसके ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर, बस बटन दबाने की देरी थी। लेकिन यहाँ पे जो 3rd कैप्टन था जिसका नाम था वेस्ली एख्रिपो, जिसका नाम क्या था, वेस्ली
एक्रीपो, इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाई। यह बोला कि अगर अभी हमें इस तरह से क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी हो सकता है कि ऊपर से जो अमेरिकन स्पाई प्लेन का जो हमारे ऊपर अटैक किया गया वह एक वार्निंग के तौर पे भी हो सकता है। तो वहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी क्या कराई, रोक लगाई और वेट किया अपने इंटरनेशनल अपने नेशन से यहाँ पे ऑर्डर पास होने को लेके। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यह जो टाइम पीरियड था, यह जो टाइम पीरियड था एक तरह से कह सकते हैं यह जो 13 डेज था, यह दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशंस मानी गई है। ठीक है, क्योंकि यह जो 13 डेज था एक तरह से हम कह सकते हैं कि बस एक तरह से फुल स्केल न्यूक्लियर वार हो सकता था, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में हालात बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, ख़राब हो गए थे। और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आम जनता भी यूएसएसआर की या फिर यूएसए की, वो दोनों क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो इस वार के क्या थे, खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे किसी तरह का मतलब एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने आपस में समझदारी दिखाई। ठीक है, और जॉन एफ कैनेडी की ओर से लेटर लिखा गया किसको, निकिता क्रुश्चेवा को, कि हम किसी भी तरह का फुल फ्लेज स्केल वार नहीं चाहते हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपने क्यूबा से सारे मिसाइल्स हटा लीजिए, सारे अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में थर्ड वर्ल्ड वार को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको देख के ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये सारी गलती किसकी है, यूएसएसआर की है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी में जाएं तो जो हरकत यहाँ पे क्यूबा को लेके यूएसएसआर कर रहा है, यही सिचुएशन, यही स्थिति यूएसएसआर के पड़ोसी मुल्क टर्की, जो देश है, ठीक है, इस टर्की देश में 1962 से पहले यूएसए ने अपना क्या बना रखा था, यूएसए बेस बना रखा था, जिससे कि क्लोज रेंज में किस पे अटैक किया जा सके, यूएसएसआर पे किया जा सके। इसी का ही परिणाम था क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन सेटअप करना, क्यूबा में मिसाइल रेंज को सेटअप करना। तो अंततः दोनों देश के राष्ट्रपति ने इस पे क्या किया, मंजूरी दिखाई। ठीक है, कि जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि भाई आप यहाँ से क्यूबा से अपने सारे न्यूक्लियर्स, अपने सारे मिसाइल रेंज को हटा लीजिए। ठीक है, और उसी शाम को बयान आता है, ठीक है, सोवियत के लीडर से कि हम क्यूबा से वैसे तो हमने क्यूबा में जो न्यूक्लियर और जो मिसाइल जो लगाई वो सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस से लगाया है। ठीक है, क्यूबा के लिए। बट अगर आप टर्की से अपने सारे मिसाइल्स हटा लेते हैं, ठीक है, अपने सारे डिफेंस को हटा लेते हैं, जहाज़ों को हटा लेंगे, तो हम भी क्यूबा से अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स रेंजों को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति दोनों ही देशों के बीच में ये कब तक चली थी, 13 डेज तक चली थी। और यह जो स्थिति थी, इतना ज़्यादा टेंस की स्थिति थी किसके बीच में, सोवियत यूनियंस के लोगों के बीच में और यूएसए के लोगों के बीच में। ऐसा भी कहा जाता था कि हालात इतने ज़्यादा बेकार थे कि यहाँ के जो लोग थे वो अनुमान ये लगाते थे कि रात को अगर वो सोते थे तो इन्हें ये उम्मीद नहीं होता था कि शायद अगले दिन वो उठ भी पाएंगे, क्योंकि कभी भी एक फुल न्यूक्लियर वार हो सकता था। इतने ज़्यादा इन देशों के बीच में हालात ख़राब हो गए थे। ठीक है, और इसमें जो क्रेडिट जाता है वो कहीं ना कहीं उस रशियन सबमरीन के कैप्टन को जाता है, जिसने ऐन वक्त पे अपने मिसाइल्स रेंज को नहीं छोड़ा और वेट किया। ठीक है, वेस्ली एक्रीपो को ये क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो बाद में इन सभी चीज़ों पे क्या किया गया, एक समझौता कराया गया। ठीक है, और यह जो पीरियड था, इस होल पीरियड को किस नाम से जाना गया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ये टाइम पीरियड कौन सा माना गया दोस्तों, 1962 का टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे एक समझदारी डिसीजन लिया जाता है दोनों ही लीडर के द्वारा। और दोनों ही लीडर कौन थे, कई बार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सोवियत यूनियन के लीडर कौन थे, निकिता क्रुश्चेवा। और अगर हम बात करें जॉन एफ कैनेडी की बात करें तो वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इस तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे क्या कराया जाता है, रोक लगाया जाता है और एक समझदारी डिसीजन से
दोनों ही देशों के बीच में जो एक थर्ड वर्ल्ड वार या फिर हम कह सकते हैं एक फुल स्केल न्यूक्लियर वार हो सकता था, इस पे पूर्ण तरीके से क्या किया जाता है, रोक लगाया जाता है। ठीक है। बाद में एक किताब बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है। जो अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल थे जिनका नाम था रॉबर्ट एफ कैनेडी, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। ठीक है। और वह जो बुक था, उस बुक का नाम था 13 days द मेमर्स ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो यह जो बुक थी, इसमें वो सभी चीज़ें जिक्र करी गई थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या स्थितियाँ थीं, किस तरह की परिस्थितियाँ थीं, उसके ऊपर यहाँ पे मतलब वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल थे एक किताब लिखी थी, जो कि एक बेस्ट सेलिंग भी मानी गई थी। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो अगर आप इस किताब को मतलब पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। बट ओवरऑल आपकी NCERT के हिसाब से देखा जाए जो टॉपिक है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। अगर इतनी चीज़ें आप पेपर में समझा देते हैं तो आपको फुल फ्लैश मार्क्स आपको आसानी से, जो कि 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, कि किस तरह से स्थिति पैदा हो जाती है USA एंड USSR के बीच में। ठीक है। और ये जो होल पीरियड था वो 13 डेज़ का माना जाता है। ठीक है। तो ये था आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, तो बाकी यहीं से ही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अगर आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको कोल्ड वार के बारे में सारी आइडिया लग जाएंगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने में आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।